बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे तोशा खाना का रिकॉर्ड 1973 से लेकर 2022 तक सारा खुल गया है और 1997 से पहले का जो रिकॉर्ड है उसमें काफ़ी हिस्सा गायब कैसे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तो आप मुकदमात बनाते हैं, अब ये भी तो बताएं कि ये पिछले 35 साल में तोशा खाना के साथ होता क्या रहा, कौन कौन किस किस ने अपने जो तोशा खाना है उस गंगा से नहाया है और गाड़ियां हड़प कर गए, बड़े बड़े जो कीमती तहाइफ हड़प कर गए। और अब आपको सिर्फ एक घड़ी के ऊपर मसला है और वो भी रूल्स के मुताबिक ली गई थी, तो उस पर फिर ये सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आया, पेश किया गया और उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और जो गायब किया गया है वो भी हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया गया। उसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केसेस की समाअत थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 9 मई के मुकदमे में जो पेशरफ सामने आई आज लाहौर में। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को जो रैलियाँ निकाली थी, तो कराची में बड़े पैमाने पर लोगों ने जो यौम आज़ादी मनाते हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकालते हुए उनको गिरफ़्तार किया गया था। आज कई दिनों के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमन मार्च के दौरान इश्तियाल अंगेज़ तकारीर और हंगामा राई के मुकदमे में गिरफ़्तार 20 मुलज़मान रिमांड ख़त्म होने के बाद उनको जेल भेजा गया है। दहशतगर्दी अदालत अब कराची में भी, चूँकि जो काम पंजाब में मरीम नवाज़ हुकूमत करती है वही काम बिलावल सरकार कराची में करती है। मुकदमा दहशतगर्दी का है, कुछ भी हो जाए दहशतगर्दी का मुकदमा। कराची की इंसदादा दहशतगर्दी कम्प्लेक्स में मुंतज़िम अदालत के रूबरू बनारस चौक पर PTI के अमन मार्च के दौरान इश्तियाल अंगेज़, अच्छा ये अमन मार्च 2 दिन पहले किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अमन मार्च का ऐलान किया था, मुराद सईद ने ये बेसिकली अनाउंस किया था। ये गिरफ़्तारियाँ उस सिलसिले में थी जहाँ पुलिस ने गिरफ़्तार 20 मुलज़मान को जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर पेश किया। अदालत ने मुलज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजते हुए तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर चलान तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान ने एहतजाज के दौरान रियासत मुखालिफ तकारीर और नारेबाजी की और मुलज़मान के पथराव से एहलकार ज़ख्मी हुए और पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। यहाँ तो राना सनाउल्लाह के सियासी डेरे के ऊपर कोई एहतजाज किया जाए या कोई पथराव हो तो उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होता है और 10-10 साल सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। 75 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी, मेंबरान सूबाई असम्बली और रहनुमाओं और कारकुनान 75 को सज़ाएँ हुई, जिनमें से 59 को 10-10 साल सज़ाएँ हुई। तो ये तो फिर भी जो है वो पुलिस वैन जला को तोड़ फोड़ का केस था, पुलिस वाला को ज़ख्मी हुआ। पीर आबाद थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ज़मानत की दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। कल ज़मानत की दरख्वास्तें के ऊपर रिकॉर्ड तलब किया गया है और कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं पे जज मंजर अली गिल साहब हैं, दहशतगर्दी अदालत के जज साहब हैं और बड़ी मैं समझता हूँ आइन और कानून के लिए हमारे जुडिशरी की बड़ी कुर्बानी है। जैसे चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की और उन्होंने अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त 2 महीने छुट्टियां होती हैं और तमाम जजेस तकरीबन 4 हफ्ते छुट्टियां करते हैं और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते वो बतौर ड्यूटी जज अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात सुनने वाले जो जज साहब, अगर दहशतगर्दी अदालत पिंडी की बात करें वहाँ जज साहब, इस्लामाबाद के ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की बात करें वहाँ पे, फिर हम अगर जज शाहरुख अरजमंद की तोशा खाना 2 केस वाले की, वो भी छुट्टियों में अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। इसी तरीके से फैसलाबाद के दहशतगर्दी अदालत के जज जो जावेद शेख साहब थे, उन्होंने जो सज़ाएँ दी हैं और ये जज मंजर अली गिल साहब, इन्होंने सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, आप समझिएगा, सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी छुट्टियां तक कुर्बान कर दी। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 4 महीनों में ट्रायल कंप्लीट करना है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, सिविल केस कई केसेस ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट्स की जानिब से डायरेक्शन होती है कि 3 माह में आपने केसेस को कंक्लूड करना है, तो लेकिन ये जो छुट्टियाँ होती हैं, ये छुट्टियाँ उस लिमिटेशन में नहीं आती, उस डायरेक्शन में नहीं आती। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, आपने एक अपील दायर करनी थी और अपील का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा था 5 अगस्त को, तो इसका मतलब ये है कि 5 अगस्त से मुराद ये है 5 सितंबर के, अगस्त का महीना तो शामिल ही नहीं होगा, छुट्टियां शामिल ही नहीं होती। इसी तरीके से जब कोई डायरेक्शन आती है तो डायरेक्शन में छुट्टियां शामिल नहीं होती। लेकिन जब हमारा जो निज़ाम है वो ये समझता है कि आइन और कानून के मुताबिक रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए बड़ी तेज़ी के साथ केसेस को आगे बढ़ाया जाए, फिर छुट्टियों में भी कार्रवाई होती है। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में
जज मंजर अली गिल साहब ने समाअत की। जिनाह हाउस के करीब सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने के मुकदमे में 15 गवाहों से मुलजमान के वकला के बयानात पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने कोर्ट लखपत जेल में समाअत की, जिसके दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील जिरह के लिए पेश ना हुए। बाकी मुलजमान के वकला ने जिरह की। 15 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। बाकी वकला ने की। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील मेरे ख्याल में बुरहान मौज़म साहब हैं, वो नहीं होंगे। तो जज साहब ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील दोबारा पेश ना हुए, मैं सरकारी वकील से जिरह मुकम्मल करवा दूंगा, यानी कि मैं स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दूंगा। अब तक मजमूई तौर पर मुकदमे के 46 गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। 15 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने मुकदमे का जल्द फैसला करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत शुरू की हुई है। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आज एक दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो पहले जिसको सज़ा हो चुकी है 10 साल, जिसको सज़ा हो चुकी है दो तरफ से, एक तरफ जज अरशद जावेद साहब भी एक मुकदमे में सज़ा दे चुके हैं और जज मंजर अली गिल साहब भी सज़ा दे चुके हैं। उनके वकील को ये कहा गया कि आज तो आप पेश नहीं हुए, अगर आप कल ना पेश हुए और जिरह ना की तो आपकी जगह पे सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया जाएगा, चूँकि हर सूरत रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रायल को आगे बढ़ा के इंसाफ करना है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है तोशाखाना रिकॉर्ड से मुतल्लिक। पहले तो काबीना डिवीज़न का तमाम रिकॉर्ड पेश किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, अब वो साबिक हो चुके हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जुनेद अकबर, उनकी जानिब से पहला जो काम किया गया, उन्होंने कहा कि भाई तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड पेश किया जाए। वो रिकॉर्ड आ गया। पहला इंकशाफ तो ये सामने आया है कि काबीना डिवीज़न ने 1973 से 2022 तक तोशाखाना तहफ़ की गैर कानूनी तौर पर नीलामी की है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिट हुकाम ने बताया कि काबीना डिवीज़न ने 1973 से 2022 तक तोशाखाना तहफ़ की गैर कानूनी नीलामी की। कमेटी ने इस्तफसार किया कि क्या तोशाखाना तहफ़ को नीलाम करने के लिए कोई तरीक़ाकार था। काबीना डिवीज़न ने कहा कि उस वक्त तोशाखाना के लिए कोई रूल्स मौजूद नहीं थे। कमेटी ने इस्तफसार किया कि जब रूल्स ही नहीं थे तो खिलाफ वर्जी कैसे हुई। तो काबीना डिवीज़न ने बताया कि सिफारती हिसासियत की वजह से तोशाखाना के तहफ़ को इस तरह नीलाम नहीं किया जाता। सवाल पूछा गया कि लेकिन सवाल ये है कि तोशाखाना के तहफ़ के लिए रूल्स क्यों नहीं थे। काबीना डिवीज़न ने कहा कि तोशाखाना की सरेआम नीलामी नहीं हो सकती, सफारती आदाब को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। कमेटी ने कहा कि अगर तोहफ़ा किसी मेंबर को दिया गया तो उसमें सिफारती आदाब किधर से आ गए। ऑडिट हुकाम ने कहा कि 2018 से पहले भी तोशाखाना तहफ़ की नीलामी के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं था। कमेटी ने इस्तफसार किया कि तोशाखाना की तहफ़ की नीलामी के लिए इश्तिहार क्यों नहीं जारी हुए। काबीना डिवीज़न ने वजाहत की कि हमने 2 बार नीलामी के लिए इश्तिहारात दिए लेकिन कोई नीलामी में नहीं आता। कमेटी ने इस्तफसार किया कि क्या तोशाखाना तहफ़ की नीलामी किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दी जा सकती। ऑडिट हुकाम ने बताया कि प्राइवेट पार्टी नहीं आती क्योंकि उनको कई डर लाक होते हैं। कमेटी ने कहा कि आपने कल उन्हें पकड़ कर नैब के हवाले कर देना है, यही डर हो सकता है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए। उन्होंने कहा भाई प्राइवेट क्यों नहीं लोग आते, तो काबीना डिवीज़न के हुकाम कहते हैं, ऑडिट हुकाम कहते हैं जी कि उनको कई डर होते हैं। उन्होंने कहा यही डर होते हैं ना, आपने कल पकड़ के, जब आपका मूड चाहेगा पकड़ के नैब को दे देंगे। काबीना डिवीज़न ने कहा कि लोग तोशाखाना तहफ़ ख़रीदते हुए हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं। अब असल जो चीज़ है वो ये है। अच्छा, ये तमाशा आज का नहीं है, 1956-57 की भी एक रिपोर्ट इसमें आई है। तोशाखाना का ये लाहौर हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड पेश किया गया था वो भी 1990 से लेके वो था 2022 तक। अच्छा, फिर अदालत को ये भी बताया गया था कि 2002 से 2022 तक रिकॉर्ड मौजूद है, पिछला रिकॉर्ड नहीं है। फिर अदालत ने, जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने इसके ऊपर ऑर्डर दिया, फिर 90 से आया, फिर उससे पहले का नहीं था। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तोशाखाना का 1977 से पहले का सारा रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ सामने आया है, जिस पर कमेटी ने 30 दिन के अंदर रिकॉर्ड हर सूरत फराहम करने का हुक्म दे दिया है। इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न ने तोशाखाना के रिकॉर्ड से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि 1977 से पहले का तोशाखाना रिकॉर्ड काबीना डिवीज़न के पास मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी कैबिनेट कामरान अली अफजल ने बताया कि 1997 के बाद का तमाम रिकॉर्ड दस्तयाब है, ताहम उससे पहले का रिकॉर्ड तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला। 1997 का, अब आप याद रखिएगा, 1985 के बाद शरीफ ख़ानदान और बेनज़ीर भुट्टो ये आ गए। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे
اور پھر ضیاء الحق تھے، اور پھر آگے بے نظیر بھٹو، نواز شریف، اور پھر 1997 تک آپ جانتے ہیں کہ بار بار نواز شریف بے نظیر، نواز شریف بے نظیر، یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ بہت اہم ہے۔ اب رپورٹ یہ دی گئی کہ 1997 سے پہلے کا سارا ریکارڈ غائب ہے۔ 1997 کا جو سب سے پیک کا دور ہے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، وہ ریکارڈ سارا غائب ہے۔ سیکرٹری کیبنٹ کامران علی افضل نے بتایا کہ 1997 کے بعد کا تمام ریکارڈ دستیاب ہے، تاہم اس سے پہلے کا ریکارڈ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آرکائیوز سے ریکارڈ نکالنے کی کوشش جاری ہے۔ سیکرٹری نے کہا کہ کسی بھی ملک سے ملنے والے تحائف ڈائریکٹ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے قانون سازی کی تجاویز وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی گئی ہیں۔ نئے ایکٹ کے مطابق توشہ خانہ میں آنے والی ہر چیز کی نیلامی لازمی قرار دی جائے گی۔ اجلاس میں آڈٹ حکام نے انکشاف کیا کہ 1957 میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اصل تحائف اپنے پاس خود رکھ لیے اور توشہ خانہ میں نقلی تحائف جمع کرائے گئے، تاہم بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کے بارے میں اس وقت آگاہ نہیں کیا جاتا تھا۔ کمیٹی نے توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور کابینہ ڈویژن کو 30 دن کے اندر 1997 سے پہلے کا بھی سارے کا سارا ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک انٹرویو تھا وہ منصور علی خان کا، اور وہ کلپ ایک وائرل ہوا تھا جو مرسیڈیز گاڑیوں سے متعلق تھا۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے اوپر تو باقاعدہ یہ کیس ہے توشہ خانہ کا، جس میں 15% ادا کر کے گاڑیاں لی گئی تھیں جو یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے، تو یہ تو باقاعدہ نیب کا کیس ہے، اور اس میں کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم نے گاڑیاں نہیں لی۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رولز کے مطابق لی تھی، یہ انکار نہیں کرتے کہ ہم نے گاڑیاں نہیں لی تھیں۔ اور رولز اس وقت کیا تھے؟ عمران خان نے اپنے دور میں آ کے 50% ادائیگی پہ جو ہے وہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 50% کا رولز بنائے۔ ان کے دور میں 15% تھا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ لیتی رہی۔ اور سب سے اہم جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں ضمانت کی درخواستیں تھیں توشہ خانہ کیس میں، تو جج صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تو انہوں نے نئے رولز بنائے جس میں عمران خان کو پھنسانا تھا، اور ان کا اطلاق ماضی سے کیا عمران خان کے لیے۔ پھر وہ اگر ماضی سے ہی ہے تو وہ 2016 میں بھی آئے گا، وہ پھر 2014 میں بھی آئے گا جب سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے کی گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جعلی ڈگری کیس تھا، اور خیبر پختونخوا حکومت کی سے متعلق یہ مقدمہ تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے استاد کی جعلی ڈگری سے متعلق کیس میں ٹیچر صفت اللہ کے خلاف خیبر پختونخوا حکومت کو ریکارڈ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس حسن نظر رضوی نے ریمارک دی کہ حکومت کو نوکری دینے سے پہلے ڈگری کی تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ ڈگری کی تصدیق کرانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اپنایا کہ ڈگری کی تصدیق نوکری کے بعد ہوتی ہے۔ صفت اللہ نے جس مدرسہ کی ڈگری دکھائی وہ غیر رجسٹرڈ تھا، جس مدرسے کی ڈگری ہے وہ بھی غیر رجسٹرڈ تھا۔ ٹیچر نے موقف اختیار کیا کہ میری نوکری میرٹ پر ہوئی، محکمانہ انکوائری میرے حق میں ہوئی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ 2019 سے آج 2025 ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا حکومت نے آج تک کیا کیا ہے؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ صفت اللہ کو شوکاز دیا تو دوسرے مدرسہ سے ڈگری پیش کر دی۔ عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا سارا ریکارڈ آ جائے پھر ہم اس کو میرٹ کے اوپر دیکھ لیں گے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جعلی ڈگری کیس میں پیش رفت سامنے آئی، ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے کے پی حکومت سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔